हेलो एवरीवन। तो आज अपन ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं अनअकैडमी में हमारे अभी कुछ बैचेस चल रहे हैं, तो इनमें आप इनरोल कर सकते हो। काफ़ी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आगे चलते हैं अपन। ये कुछ टेलीग्राम के चैनल के लिंक दिए हैं, जिसमें आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, बाकी जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं, क्वेश्चंस पेपर हैं, उनके सॉल्यूशंस वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अपना पहला क्वेश्चन है, द मास ऑफ द मून इज 1% ऑफ मास ऑफ अर्थ। द रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन मून एंड दैट ऑफ द मून ऑन द अर्थ विल बी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेसिकली, यहाँ पे क्या है, जो मून है उसका मास जो है ना वो अर्थ के कंपैरिजन में ओनली 1% है। तो जैसे सपोज करो ये मून है, ये दूसरा अपना अर्थ ले लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मून का मास अगर अपन m लेते हैं तो इसका मास क्या हो जाएगा, 100m हो जाएगा, क्योंकि मून का मास तो ओनली 1% था ना। तो अब इन्होंने पूछा है कि जो मून है वो इस पर फोर्स लगाएगा, मून पे फोर्स लग रहा होगा, इसको अपन कह देते हैं एफ ए ड्यू टू बी ना, इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको बी कह देते हैं। सिमिलर तरीके से मून अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स हो जाएगा एफ बी ड्यू टू ए। ठीक है ना। अब न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो इनका रेशियो ही पूछा है बेसिकली ना। तो अब इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। इन फोर्स की वैल्यू तो इक्वल ही आएगी ना, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो इनका रेशियो तो ओनली 1 हो जाएगा, चाहे मास का रेशियो कुछ भी हो। और जो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए तो उनका रेशियो तो 1 ही आ जाएगा। तो अपना ये आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया 2 बॉल्स हैं, दोनों की रेडियस r दे रखी है, इक्वल मास है दोनों का, और डेंसिटी भी इक्वल है, आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू। मतलब 2 बॉल हैं कुल मिला के, उनका मास सेम है, डेंसिटी सेम है, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा उसका रेशियो हमें बताना है क्या होगा। तो उसका डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ आपके सामने। सपोज करो ये अपना पहला बॉडी हो गई स्फेरिकल बॉडी, ये कुछ अपनी दूसरी स्फेरिकल बॉडी हो जाएगी। इसकी भी रेडियस आर है, इसकी रेडियस हमें आर दे रखी है, सेंटर से लेकर के ये वाला डिस्टेंस, इसकी भी रेडियस आर दे रखी है, दोनों का मास सेम है। 2 बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स आएगा उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक आर और ये आर, टोटल 2r हो जाएगा इनका डिस्टेंस, 2r मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना। कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर बढ़िया है। तो इनके बीच में जो फोर्स आएगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इंटू दो m1 इंटू m2 है, तो m इंटू m आ जाएगा अपॉन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2r ना, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा g इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r²। ठीक है ना। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसी को आंसर स्टिक कर देंगे, जबकि अभी जो मास है उसमें भी तो रेडियस के कुछ टर्म रहे होंगे, तो अभी अपन को उसको भी देखना पड़ेगा। तो जो मास है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास को अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ना। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम है। तो मास की जगह पे अपन लिख सकते हैं, मास लिखना है ना यहाँ पे, इरेजर, मास इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। स्फेरिकल बॉडी है तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³। और मास की जगह पर लिखेंगे रो इंटू 4/3 इंटू रेडियस का क्यूब। तो यहाँ पे मास का स्क्वायर आ रहा है ना, ऊपर मास का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर भी करेंगे अगर अपन, तो m का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 इंटू रो, इसका भी स्क्वायर होगा, और साथ में क्या हो जाएगा r³ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो बेसिकली अपन को तो क्या देखना है, इसकी जो r की पर डिपेंडेंसी देखना है ओनली। चलो मैं लिख भी देता हूँ, तब भी ये आ जाएगा g, m² की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 4/3
पाई इंटू रो का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडियस पावर 6, और यहाँ से आ रहा था 4 इंटू आर पावर ऑफ 2। अब इसमें क्या है, जी पाई रो ये सब तो सारा कांस्टेंट है, तो आर पावर 6 अपॉन आर पावर 2 करेंगे तो आर पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर पावर 4 के। इस तरीके से अपना सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, देयर आर टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 100 kg सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 मीटर एट बार डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0, ठीक है ना। इसमें क्या दिया, दो बॉडी हैं, एक का मास 1 kg है, दूसरे वाली का जो मास है वो 100 kg है, और दोनों के बीच में हमें बताना है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसका वैल्यू 0 कहाँ पर आएगा। इस तरीके से ये टोटल डिस्टेंस 1 है, तो मान लेते हैं यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस आ जाएगी x, और बाकी बची हुई डिस्टेंस क्या होगी 1 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो क्या थी 1 थी। तो बस अब ग्रेविटेशनल फील्ड ये मास है, हमेशा कैसी होती है टुवार्ड्स दी मास आती है, मतलब अट्रैक्टिव होती है, तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, इस वाले की वजह से जो फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो दोनों की जो फील्ड है ना वो अपोजिट आ रही है। तो नेट अगर दोनों की वैल्यू अगर इक्वल होगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो मतलब कुल मिला के इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आएगी 1 kg की वजह से और 100 kg की वजह से, ये दोनों इक्वल आ रही होंगी, इस वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगी, अपोजिट हैं, वेक्टर्स हैं दो। तो किसी मास की वजह से x डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है वो उसका फॉर्मूला होता है gm अपॉन आर स्क्वायर ना, किस डिस्टेंस पे देख रहे हैं, तो g लिख दिया मैंने, इसका मास 1 है अपॉन यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी x है, gm अपॉन एक्स स्क्वायर आया। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 100 kg की वजह से जो आएगी g इंटू एम की जगह पर 100 आ जाएगा अपॉन यहाँ से डिस्टेंस क्या है 1 माइनस एक्स है, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। तो ये वाले जी से ये वाला जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ रूट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर जो है वहाँ से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 100 का रूट 10 हो जाएगा, ये एक्स आ गया, ठीक है। ये माइनस एक्स अगर उधर जाएगा तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 11x आ गया, यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी 1/11, ठीक है मीटर। पर जो 1/11 आया है वो छोटे वाले से आया, देख लेते हैं, स्मॉलर से ही पूछा है ना उन्होंने, स्मॉलर से ही पूछा है, तो 1/11 मतलब सी ऑप्शन अपना करेक्ट है यहाँ पर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक सॉलिड स्फीयर, इसका मास m है, रेडियस r है, स्फेरिकल कैविटी है उसमें of radius ry2 such that the center of the cavity has a distance of ry2 from the center of the sphere। अब पॉइंट मास को हमने प्लेस कर दिया उसी कैविटी के अंदर ही ry4 डिस्टेंस पर, ठीक है ना। द ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द स्फीयर एंड द पॉइंट मास, जो पॉइंट मास रखा है कैविटी के अंदर उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो हमें बताना है। इसको डायग्राम में ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके सामने। मान के चलो स्टार्टिंग में ये अपने पास क्या एक स्फीयर है, इसके जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब यहाँ से क्या कर दिया अपन ने r/2 रेडियस की क्या कर दी, इसमें कैविटी कर दी ना r/2 रेडियस की, तो इसकी डिस्टेंस r थी, तो r/2 रेडियस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये टोटल r है, तो मतलब ये कुछ इस तरीके से आएगी, सेंटर से r/2 डिस्टेंस में ना, मतलब ये कुछ इस तरीके की आ जाएगी, r/2 रेडियस है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसकी r/2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से इसके सेंटर से r/4 डिस्टेंस पर एक पार्टिकल को रख दिया जिसका मास m है, मास m आ गया, ये जो डिस्टेंस है इधर मैं इधर लिख देता हूँ r/4, ठीक है ना। ओके, अब इस पर फोर्स बताना है क्या होगा। तो देखो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, कोई एक चार्ज मतलब स्फीयर है, उसके अंदर अगर कैविटी है तो उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है उस कैविटी के अंदर, उसका जो फॉर्मूला होता है अपना वो होता था ρ a/3 एप्सिलॉन। तो इसमें क्या करेंगे अपन,
अगर अपन को ग्रेविटीज और उसको रिलेट करना है तो 1/4πε0 की जगह पे क्या रखते थे, जी रखते थे। तो 1/ε0 की जगह पे 4πg आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रो इंटू ए अपॉन 3, 1/ε0 की जगह पे 4πg आ गया। इस तरीके से डेंसिटी का मतलब क्या है, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी होती थी, यहाँ पे मास डेंसिटी थी, तो मास बाई वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना मास इसका m होगा अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई इंटू r³ आ गया। ये वाला 3 है, 3 से 3 अभी कट जाएगा, इंटू 4πg कर देंगे, 4π इंटू जी। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर अपन, और यहाँ पे a भी आ जाएगा। तो फाइनली सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ये 3 से 3 कट गया, 4π से 4π कट गया, तो ये हो जाएगा अपना gm अपॉन r³ इंटू ए हो गया। ठीक है ना, ये अपना ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, सब वेक्टर फॉर्म में होता था इस तरीके से। तो अगर अपन मास के लिए लिखेंगे तो मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, कोई भी कैविटी के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आई उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, बस वो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, उसके सेंटर से उस कैविटी का डिस्टेंस कितना है, सेंटर है जो है ना। तो यहाँ से इस सेंटर की जो डिस्टेंस है वो क्या है r/2 है। तो यहाँ पे जो फील्ड आएगी, फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो आ जाएगी gm अपॉन r³ इंटू r/2 डिस्टेंस पर है, इन दोनों के सेंटर की भी जो डिस्टेंस है r/2 है, तो यहाँ पे r/2 आ जाएगा। तो ये आ गया अपना g इंटू एम अपॉन r²/2। ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई है, फोर्स चाहिए तो मास से मल्टीप्लाई करा देंगे ना, तो इस पर जो फोर्स आ रहा होगा वो हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई मास। तो यहाँ से आ जाएगा अपना gm अपॉन 2 इंटू r² इंटू एम। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपना सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अ पॉइंट मास इज प्लेस इनसाइड अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एंड मास m एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेल ऑन द पॉइंट मास m इज। ठीक है, क्वेश्चन में कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, तो ये इस तरीके का सेल है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया r/2 डिस्टेंस पे एक मास को रख दिया। ठीक है, पॉइंट मास को, इसका मास तो कैपिटल M था, r इसकी रेडियस है, यहाँ से r/2 डिस्टेंस पर अपन ने एक स्मॉल m मास को रख दिया। तो इस पर फोर्स पूछा है क्या होगा। अपन को पता है अगर ये स्फेरिकल सेल है ना तो उसके अंदर ग्रेविटेशन फील्ड, ये सॉलिड तो है नहीं है, हॉलो है, तो इसके अंदर जो फील्ड इंटेंसिटी आई, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होती है। तो अगर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ही नहीं है तो फोर्स की वैल्यू भी तो 0 हो जाएगी ना, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी इंटू मास। ठीक है ना, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं आएगा, चाहे यहाँ रखो या कहीं भी रख दो। ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा सिंपल 0। आगे चलते हैं, if m is the mass of the earth and r is the radius, the ratio of the gravitational acceleration and the gravitational constant is। ठीक है ना, क्या पूछना चाह रहे हैं, ये रेशियो पूछ रहे हैं हमसे, किस किस का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब स्मॉल जी। तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या आती है gm अपॉन r², तो gm अपॉन r² आ गया ये तो। और किसका रेशियो पूछा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ना, मतलब कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा अपना g अपॉन कैपिटल G इज इक्वल टू आ जाएगा gm अपॉन r² डिवाइडेड बाई g ना। तो g से g अपना कट जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा gm अपॉन r²। ठीक है ना, तो g और g तो कट गए, m अपॉन r² बचा ओनली ना, तो ये भी ऑप्शन अपना करेक्ट है यहाँ पे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है इफ द मास ऑफ द अर्थ इज 80 टाइम्स दैट ऑफ द मून एंड डायमीटर इज डबल दैट ऑफ द मून, g ऑन द अर्थ इज 9.8, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है यहाँ पे 9.8 है, देन द वैल्यू ऑफ g ऑन द मून ना, मून पे कितना आएगा। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ पे, वो उसका क्या फॉर्मूला है अपना gm/r²। ठीक है ना, यहाँ पर m मास ऑफ द अर्थ है, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब मून पर अगर निकालना है, मून के लिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा। इन्होंने बताया अर्थ का मास 80 टाइम्स है, तो मून का मास क्या हो जाएगा इसके कंपैरिजन में m/80, तो ये m/80 आ गया, डिवाइडेड बाय उसकी जो रेडियस है ना,
अब देखो डायमीटर में रिलेशन दिया है, उन्होंने कहा अर्थ का डायमीटर उसके कंपैरिजन में डबल है, तो मतलब मून का डायमीटर आधा रहा होगा, तो जो डायमीटर का रिलेशन है वही तो रेडियस का रिलेशन आएगा, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के जो मून की रेडियस है इनके अकॉर्डिंग वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में हाफ है जस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r/2 आ जाएगा। इसका कर देंगे अपन स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर क्या आ जाएगा gm अपॉन ये 80 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना r² और 2 दूनी 4 होते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना कुल मिला के 1/20, ठीक है ना, 20 चौके 80, 1/20 आ गया, इंटू gm अपॉन r²। gm अपॉन r² तो क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है ये, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है, तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली ये आ जाएगा अपना 1/20 इंटू 9.8 ना, तो 9.8 का आधा करते हैं 4.9 आता है, पर यहाँ पे 10 से और एक्स्ट्रा डिवाइड करना है तो 0.49 हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, अब मैन है उसका वेट 60 kg आ रहा है अर्थ की सरफेस पे, अब वो h हाइट ऊपर जा रहा है अबव द अर्थ सरफेस, तो उसका वेट जो है वो कितना हो जा रहा है 30 kg हो जा रहा है। रेडियस ऑफ अर्थ हमें 6400 किलोमीटर लेकर चलना है, तो उस हाइट की वैल्यू क्या रही होगी वो बताना है अपन को, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, वेट है ना वो 60 kg इसमें लिखा है, मतलब यूनिट सही नहीं है तो मास की है, एक्चुअल में यहाँ पे न्यूटन आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, अपन समझ सकते हैं उसको। अब देखो ये मास का चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा होगा, जी में चेंज होने की वजह से, तो जो 60 है ये अर्थ की सरफेस पर है, तो यहाँ पे इसको W एट अर्थ सरफेस लिख लेते हैं, उसका वेट वो क्या हो जाएगा mg के बराबर आता है, मतलब 60 इंटू जी आएगा। क्वेश्चन नंबर 1। अब 30 kg हो गया किसी एक h हाइट पर जाके, तो किसी एक h हाइट पर जाके उसका जो वेट हो गया 30 है, 30 इंटू वहाँ पर जो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहा होगा, मैंने उसको जी डैश कह दिया, एक क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब हमें पता है जब अपन अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो आ जाता है अपना सिंपली gm अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर, इसमें h है वो हाइट अबव द अर्थ सरफेस है, ठीक है ना, और जो g की वैल्यू है वो होती है gm/r², gm अपॉन r², ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन का डिवाइड करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, ये हो जाएगा, यहाँ से अपन को ये पता चल रहा है कि जो जी डैश अपॉन जी है ना, ये क्या हो गया होगा, ये जस्ट हाफ हो गया होगा उसका, ये 60 न्यूटन है अपना, 60 न्यूटन, और बाकी ये है 30 न्यूटन, तो यहाँ से इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या पता चलेगा 60/30 इक्वल टू आ जाएगा जी अपॉन जी डैश, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना वेट जस्ट हाफ हो गया है ना, तो जी डैश की जो वैल्यू है वो क्या हो गई होगी, जस्ट g/2 हो गई होगी, हाफ हो गई होगी, ठीक है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को जस्ट डिवाइड करेंगे तो जी डैश अपॉन जी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/2 आना चाहिए, तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, तो r² अपॉन r प्लस एच का स्क्वायर आया। अब ये h हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना जी डैश अपॉन जी को क्या लिख सकते हैं 1/2 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू r² अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर ना, ठीक है। अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा अपना r प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2r², ठीक है ना। तो अब रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा r प्लस एच इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r, यहाँ से जो h की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा √2 - 1 इंटू आर, आप जो है r की वैल्यू रख देना 1.41, और रेडियस ऑफ द अर्थ है वो 6400 किलोमीटर रख देना, तो वहाँ से अपना आंसर मैच कर जाएगा। इनमें से तो आई थिंक कोई भी आंसर नहीं करेगा, तो मतलब कुछ अलग ही आ रहा होगा उसकी वैल्यू, तो आप नन ऑफ दीज पे टिक कर देना इसको, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कैलकुलेशन करने ला अब तो आसान है जो है। ओके, इस वाले को देख लेते हैं, मैन स्टैंडिंग ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विच इज ऑर्बिटिंग एट एन एल्टीट्यूड 520 किलोमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड है उसकी 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड, द मैन वेट इज 50 kg आ रहा है वहाँ पे,
हिज एक्सिलरेशन दे ना, एक्सिलरेशन क्या है, ठीक है ना। तो देखो कुल मिला के क्या है कि कोई एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स है, मतलब इस तरीके से है, मैन उसमें बैठा हुआ है, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, स्पीड इसकी कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, तो एक ही एक्सेलरेशन इसके पास आएगा जो होगा अपना सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, v²/r के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। r होगी मतलब जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। अब इसमें इसके वेट का तो कोई यूज ही नहीं है, वो तो जस्ट ऐसे ही दे दिया, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं जल्दी से। स्पीड दे रखी है 7.6 किलोमीटर, एक्सेलरेशन ही निकालना है अपन को, तो यहाँ पे 7.6 रख देंगे, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई इसका कर दो स्क्वायर, डिवाइडेड बाय जिस रेडियस में वो ऑर्बिट कर रहा है। यहाँ पे कितना दिया है रेडियस, 520 किलोमीटर दिया है, ठीक है ना। पर ये 520 किलोमीटर दिया है अपन को, वो अर्थ की सरफेस के अबव दिया है। तो मतलब क्या है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये अर्थ की सरफेस हो गई, यहाँ से यहाँ तक तो ये 6400 किलोमीटर होता है, अभी अभी अपन को पता है, ठीक है ना। अब यहाँ से भी अपन को कितना जाना है, 520 के एल्टीट्यूड पर है, मतलब यहाँ से जो हाइट है इसकी वो है इसकी 520 और है, तो टोटल हाइट तो ये हो जाएगी ना यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि 520 प्लस 6400, तो इनको आप जोड़ दो तो इस आर की वैल्यू आ जाएगी, तो स्मॉल आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 6400। ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 0 आया, 0 2 2 हो गया, 4 और 5 9, 5920 ना, ये भी किलोमीटर में आएगा। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 6920 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है ना। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से अपना एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका एक्सेलरेशन ही आ जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, रिसर्च सैटेलाइट ऑफ मास 200 kg है उसका, सर्कल द अर्थ इन ऑर्बिट ऑफ एवरेज रेडियस ऑफ 3r/2 ना, 3r/2 के रेडियस में रिवॉल्व कर रही है। r is the radius of the earth, assuming that the gravitational pull on a mass of the 1 kg of the earth surface to be 10 न्यूटन। मतलब ये कह रहे हैं अगर 1 kg का कोई मास होता है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। पुल ऑन द सैटेलाइट्स विल बी, तो जो सैटेलाइट है उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, सैटेलाइट्स का मास दे ही रखा है, तो सिंपल अपन को क्या करना है, यहाँ पे बस ग्रेविटी की वैल्यू सिर्फ वहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो किसी एक एच हाइट पे ना, ये 3r/2 डिस्टेंस दे रखी है, एवरेज रेडियस मतलब उसके सेंटर से दे रखा है, तो मतलब अपन को पता है किसी एक एच हाइट पर अगर अपन जाते हैं तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू होती है, जैसे कुल मिला के इन्होंने तो डायरेक्ट ही दे दिया, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है टोटल r स्मॉल r ना, इसकी वैल्यू दे दी इन्होंने 3r/2, तो यहाँ से जो g स्मॉल g की जो वैल्यू आ जाएगी, g डैश लिख दिया ना, किसी एक एच हाइट पर निकालना है, gm/r²। अब r की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 3r/2 ना, तो ये आ जाएगा g×m/3r का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9r²/4, तो ये हो जाएगा अपना 4/9 इंटू gm/r²। अब gm/r² क्या है, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी जगह पे अपन 10 रख सकते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा 4/9 इंटू 10 मतलब 40/9 हो गया ये तो क्या आ गया g डैश, मतलब वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा उस हाइट पर 40/9, मास दिया है 200 से मल्टीप्लाई करा दो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको वेट आ जाएगा जो, ठीक है ना। अज्यूमिंग दैट द पुल ऑफ द सैटेलाइट, मतलब उसका वेट ही होगा वो तो ओनली ना, m इंटू जी डैश कर देंगे, m की वैल्यू है यहाँ पर 200, जी डैश की वैल्यू अभी निकाल ली है 40/9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 889, ठीक है ना, क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अज्यूमिंग दैट द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट 100 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। बताना अपन को क्या होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो अपन को पता है जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी एक r डिस्टेंस पर अगर अपन निकालते हैं यहाँ पे, तो वो क्या आता है उसका फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो हो जाएगा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टुवार्ड्स दी सेंटर आ जाएगा,
इसकी जो वैल्यू आती है gm/r³ इंटू आर ना, जिस भी डिस्टेंस पर निकालना है उससे जो है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कितने डेप्थ पर जाना है, 100 किलोमीटर की डेप्थ पर जाना है, मतलब यहाँ से 100 किलोमीटर होना चाहिए, 100 किलोमीटर, ठीक है ना। और टोटल इसकी जो रेडियस है वो 6380 इंटू 10⁻3, मतलब 6380 किलोमीटर हो जाएगा, ये जो कैपिटल आर है। तो पर जो हमें स्मॉल आर लिखना है वो तो इसके सेंटर से लिखना है ना, तो सेंटर से निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कैपिटल आर है यहाँ तक टोटल, अगर इसमें से अपन मैं इतना पार्ट घटा दूंगा 100, तो ये वाला स्मॉल आर आ जाएगा ना। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, स्मॉल आर इज इक्वल टू आ जाएगा 6380 ना, 10⁻3 है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कराया है तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये किलोमीटर है, तो ये भी किलोमीटर है। इसमें से मैं डायरेक्ट इसको घटा देता हूँ, 100 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6280 किलोमीटर, ठीक है। स्मॉल आर की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ पर अपन को पता चल रहा है कि जब भी अपन स्टेयर के अंदर है ना, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो सिंपली क्या है, उसकी डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है सिर्फ ना, यहाँ से लेकर के पूरा अपन सेंटर तक भी इसको लगा सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो बस अपन को क्या करना है, स्पेयर दिया है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस जगह पर निकालना है, ठीक है। तो अगर ये कैपिटल आर के बराबर होता तो यहाँ पे जी की जो वैल्यू आ जाती सरफेस पर ना, इसको वो आ जाता अपना gm/ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे तो r² आ जाएगा gm/r²। ये तो क्या है, अर्थ की सरफेस पर होती है, इसकी वैल्यू 9.8 आती है, पर अभी हमें निकालना है यहाँ पे 6280 पर, ठीक है। तो अपन यहाँ से क्या कह रहे थे कि जो g की जो वैल्यू है वो सिंपली क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r सिंपली। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमें निकालना है 6280 किलोमीटर पर, तो वहाँ पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ जी डैश रहा होगा अपॉन जो सरफेस ऑफ अर्थ पर है वो कुछ जी रहा होगा, तो उनका जो रेशियो आ जाएगा वो सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर, क्योंकि ये तो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जी डैश मतलब यहाँ से सेंटर से इसकी डिस्टेंस है वो 6280 है अपॉन, अब ये है जो जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए आर की जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, जो कि हमें दिया है 6380। दोनों ही किलोमीटर में हैं यूनिट्स, डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं इसका, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो जी डैश की यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी अपनी वो हो जाएगी 628 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा अपना 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो फाइनली छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको कर लेना, सॉल्व करने के बाद अपना 9.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में दिया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मून द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0, द मास ऑफ द अर्थ एंड द मून आर, ये अर्थ का मास है, ये मून का मास दिया है रिस्पेक्टली एट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ दे रखी है। कुल मिलाए क्या है, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये मून है, ये अर्थ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है। अब उन्होंने पूछा है कि मून से कितनी डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। देख लेते हैं, व्हाट विल बी द व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मून, मतलब ऐसे ही पूछी है। तो मान लेते हैं यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। अब इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो टुवार्ड्स दी सेंटर आएगी, इसकी जो अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी इसको GM बोले देते हैं, वो इसकी इधर की तरफ आ जाएगी। अब ये दोनों अगर कैंसल आउट हो गए तभी तो अपना आंसर 0 आएगा, मतलब ये दोनों दो वेक्टर आपस में कैंसिल आउट कब होंगे, जब वो दोनों क्या हो, इक्वल एंड अपोजिट हो, तो मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी यहाँ पे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द पॉइंट अपन कैसे निकालते हैं, सिंपली GM/r² ना, जिस भी डिस्टेंस पर निकालना हो। तो इसका मास लिखेंगे यहाँ पे g, यहाँ पे मास ऑफ द मून आएगा, तो मास ऑफ द मून कितना दिया है उन्होंने 7.35, तो इसको रख देते हैं 7.35 इंटू 10⁻22 आ जाएगा अपॉन, यहाँ से सेंटर से हमने कितना डिस्टेंस मान रखा है x डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू
इतनी ही सेम इंटेंसिटी आना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ की वजह से। तो ये आ जाएगा g इंटू मास ऑफ द अर्थ कितना दिया है यहाँ पे 5.98 इंटू 10⁻⁴ है 5.98 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब देखो यहाँ से अगर डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस हमें दे रखी है 3.85 इंटू 10⁸ तो इसको अपन ने x मीटर मान रखा था, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा 3.85 इंटू 10⁻⁸ माइनस x, ये आ जाएगा। इसका कर दो आप स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। बाकी देखो ये g से g को कैंसिल आउट कर दो, और ये 10⁻22 है, उधर 24 है, इसको हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर 22 माइनस हो करके 10⁻2 बचेगा, ठीक है ना। तो बाकी क्या करो आप जो है इसको इधर ले लो, इसको इधर लेके सिंपली क्या कर देंगे जो है स्क्वायर रूट ले लो। तो यहाँ से ये हो जाएगा अपना 7.35 इंटू 3.85 इंटू 10⁻⁸ माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 5.98 इंटू 10⁻2 इंटू x, ठीक है ना। तो इसको अपन जो है सिंपली आप स्क्वायर लेके सिंपल सॉल्व कर लो। अब तो जस्ट क्या है, एक ही वेरिएबल है ना x, इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कैलकुलेशन है जस्ट ना। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास वो हो जाएगी 3.85 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कोई एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है 3.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको अपन ने क्या की थी राइट साइड में इसको प्योर कर दिया यूट्यूब में ना, उसमें मरकरी भी भरी हुई है। अनदर लिक्विड कोई बाय है, उसको अपन ने लेफ्ट आर्म में प्योर कर दिया, जिसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। अपर लेवल ऑफ वेसल एक्स एंड वाई आर सेम ना, ऊपर से अगर देख रहे हैं तो दोनों की जो हाइट है एक्स और वाई का लेवल है वो बिल्कुल सेम है। तो डेंसिटी ऑफ वाई हमें बताना, तो इसका डायग्राम यहाँ पे मिसिंग है, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ जो है। तो कुछ इस तरीके से यूट्यूब है, तो कुछ इस तरीके से रहा हुआ, इधर की तरफ भी बना देते हैं इसको अपन, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है अपना इधर की तरफ अपन ने बाय फिल किया लेफ्ट आर्म में, इधर की तरफ अपन ने क्या किया है जो है एक्स को फिल किया है जो है। दोनों का हाइट उन्होंने बोला है लेवल सेम है, एक्स एंड वाई का लेवल सेम है ना जो है, ठीक है। अब एक्स की जो हाइट है यहाँ से वो है अपनी 8 मीटर, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। बाकी ये है अपना वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब बाकी जो दे रखा है अपन को ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और ये है अपनी मरकरी यहाँ पे फिल है। अब ये 8 दिया है, बाकी ये 2 दिया है। अब ये दोनों का लेवल तो सेम बोला है उन्होंने एक्स और वाई का, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल एक्स और वाई पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू सेम होगी, तो दोनों को जस्ट अपन इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, तो अपन यहाँ से एच हाइट नीचे जा रहे हैं 8 सेंटीमीटर नीचे, वाई में जा रहे हैं, तो वाई की जो डेंसिटी दे रखी है अपन को एक्स की 3.36 है, वाई की डेंसिटी कैलकुलेट करना है ना, तो 8 हाइट नीचे जाना है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इसकी जो भी रही होगी स्पेसिफिक डेंसिटी रो इंटू जी इंटू एच, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर नीचे जाना है। अब ये 2 है जो है प्लस, अब मुझे मरकुरी में जाना है ना, मरकुरी में जाना है 2 मीटर नीचे, तो हो जाएगा इसकी तो डेंसिटी जो होगी वाटर की डेंसिटी के 13.6 टाइम्स होती है, रो इंटू जी इंटू एच 2 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट इधर चला जाता हूँ, ठीक है ना। तो अब मुझे यहाँ से कितना लेवल जाना है ऊपर 10, ठीक है ना, 10 लेवल ऊपर जाना है, तो मैं उस एक्स पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा, या फिर ऊपर से आप नीचे आ जाओ ना 10 इस तरीके से। तो इसको क्या लिखेंगे डेंसिटी ऑफ एक्स, डेंसिटी ऑफ एक्स अपन को दे रखी है 3.36 इंटू जी इंटू हमें आना वहाँ पे 10 हाइट नीचे इस तरीके से, ठीक है ना।
तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। जी 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 तो सब जगह से कट जाएगा अपना, तो इसको सॉल्व करके इस रो की वैल्यू आप निकालोगे 0.8 आ जाएगी यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर की, ठीक है ना। तो अगले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द टू मेटल आर मेल्टेड टुगेदर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एलॉय इज 4। व्हेन इक्वल मासेस ऑफ द सेम मेटल आर मेल्टेड टुगेदर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एलॉय इज 3। कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ईच मेटल। मतलब दो मेटल है कुल मिला के, एक की डेंसिटी कुछ रो 1 ले लेते हैं, दूसरे की डेंसिटी कुछ रो 2 ले लेते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, दोनों का इक्वल मास इक्वल वॉल्यूम लेकर उनको मिक्स कर रहे हैं, तो उनकी जो डेंसिटी आ रही है मिक्सर की वो 4 आ रही है। तो इक्वल वॉल्यूम लिया, दोनों का वॉल्यूम मान के चलो केस 1 में इसका भी V ले लिया, इसका भी V ले लिया, तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सर बराबर क्या हो जाएगा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे, मास ऑफ 1 आ जाएगा, रो इंटू V1 प्लस ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये टोटल मास हो गया अपॉन टोटल वॉल्यूम ना, वॉल्यूम तो दोनों का बराबर ही लेना है, तो ये 2 भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 ना, तो यहाँ से हम अपने पास आ जाएगा रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है इन्होंने 4 दे रखी है, मतलब यहाँ से इनका जो डेंसिटी है उसका सम हमें मिल गया, रो 1 प्लस रो 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब दूसरे वाले केस में हमें क्या लेना है, दोनों का मास सेम लेना है, तो मास अगर सेम लेंगे तो डेंसिटी ऑफ मिक्सर दूसरे वाले केस में हमें दे रखा है इन्होंने, ये आती है 3। मास बाई वॉल्यूम ही करना, दोनों का मास सेम लिया है, तो पहले का भी मास सेम लिया, दूसरे का भी मास सेम लिया है, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास m है, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मटेरियल रो 1 है, मास m है, डेंसिटी ऑफ ये रो 2 है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, m और m 2 हो जाएगा, ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली अपना कुछ ऐसे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। रो 1 प्लस रो 2 की वैल्यू 8 है, तो ये अपना 3 के बराबर है। यहाँ पे सबसे पहले तो रो 1 प्लस रो 2 की जगह पे आप 8 लिखोगे, 8 इंटू 3 करोगे तो 24 आ जाएगा, 24 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 12, मतलब रो 1 इंटू रो 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 12 निकल के आ रही है। अब दो चीज़ों का गुणा करते हैं तो 12 आ रहा है, और जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो क्या आ रही होंगी, 6 और 2 8 और 6 दूनी 12, ठीक है ना। अपना आंसर इसमें से फर्स्ट वाला करेक्ट है। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ द आइस दे रखी है हमें, ये वाटर में इतना वॉल्यूम नीचे चली जाती है, तो बायोंट फोर्स बताना है। तो बायोंसी फोर्स बराबर क्या होता है अपना, एफ बायोंसी, ये होता है वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी, ठीक है ना। मतलब वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जिस लिक्विड में वो डूबी हुई है, ये कुछ ऐसे वाटर रहा होगा, इसमें कुछ आइस का इतना कुछ हिस्सा डूबा हुआ है, वी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में वो डूबी हुई है, क्योंकि इतना ही पार्ट तो उसने इस लिक्विड का हटाया होगा ओनली, तो इसका वॉल्यूम लेते हैं, डेंसिटी उस लिक्विड की लेंगे। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब वाटर है, वाटर की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इंटू जी, ये आ जाएगा। तो रो ऑफ द वाटर अपना हो जाएगा 1000 इंटू कितना वॉल्यूम उसमें डूबा हुआ है, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी को अपन ले लेंगे 2, ठीक है ना। ग्रेविटी को ये तो 10 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से अब थ्रस्ट निकल जाएगा अपना, ये आ जाएगा हमारा जो है, इसमें इससे आप डिवाइड कर दो तो 2 पावर से 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, 10 की पावर 3 इंटू 10 अपॉन 100 ना, एक 0 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 100 आंसर इसका आ जाएगा जो है 100 न्यूटन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एम ऑन द अर्थ सरफेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू ना, जी जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल नहीं आता। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे जो जी की वैल्यू आती है, अपन ने कई बार देख लिया इसको, ये होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देख लो इसमें से ये किसके प्रोपोर्शनल नहीं है, ये एम अपॉन आर स्क्वायर है, एम अपॉन आर स्क्वायर तो यहाँ पे दिख रहा है, ये तो कॉन्स्टेंट होता है, तो बस जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाई आर स्क्वायर, मतलब इसके प्रोपोर्शनल है और बाकी के प्रोपोर्शनल नहीं है। एम थोड़ी आ रहा है इसमें स्मॉल एम, ठीक है ना, एम इंटू एम, ये भी गलत, ये भी गलत, तो नॉट प्रोपोर्शनल पूछा ना उन्होंने, तो इसके भी प्रोपोर्शनल नहीं है, इसके भी प्रोपोर्शनल नहीं है, इसके भी प्रोपोर्शनल नहीं है, तो मल्टी करेक्ट है ये, तो इसके बी सी डी आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, नॉट ही है ना, हाँ ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें दिया आर इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन द मीन डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट।
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दे रखी है, मीन डेंसिटी मतलब डेंसिटी निकालना है, तो उसकी मतलब जो सरफेस पे जो जी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या आती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर आती है। तो डेंसिटी हमें निकालना है उस प्लेनेट की। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास लिख दिया, वॉल्यूम लिख दिया। वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा एम अपॉन वॉल्यूम की जगह आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब। ठीक है, अब आंसर्स में आप देखो तो कैपिटल जी के फॉर्म में दिए, मतलब कहीं ना कहीं अपन को यहाँ पे कैपिटल जी इन्वॉल्व करना है, स्मॉल जी भी इन्वॉल्व करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, अपन इस 3 को सबसे पहले ऊपर पहुँचाते हैं, 3 कर दिया, एम लिख दिया अपॉन ये हो जाएगा अपना 4 पाई इंटू ये हो जाएगा अपना आर की पावर ऑफ 3, ये आ गया। अब इस डेंसिटी को अपन को कैपिटल जी के टर्म में लिखना है, तो एम अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, या फिर एम की वैल्यू ही निकाल लो डायरेक्ट ही। इस एम की जगह पे देखो एम वहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो एम की जगह पे मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एम इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी ना, जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी आ जाएगा इस तरीके से। एम की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना 3 इंटू एम की वैल्यू आ जाएगी जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी इंटू 4 पाई इंटू आर का क्यूब। तो ये हो जाएगा अपना 3/4 पाई और ये हो जाएगा जी, और नीचे क्या बचेगा, कैपिटल जी आएगा और आर बच जाएगा, यही तो बच रहा है ना। ठीक है, तो अपना यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3/4 पाई ना। ठीक है, 3/4 पाई इंटू जी इंटू आर। ठीक है ना, पर नॉट गिवन बाय पूछा है उन्होंने। ठीक है ना, ये वाला अपना आंसर मैच कर रहा है, अपन को बताना है नॉट करेक्ट। वो तो करेक्ट है डी, उसके अलावा सारे नॉट करेक्ट होंगे, ये यही अपन को टिक करना है नॉट करेक्ट वाला, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो ये सारे नॉट करेक्ट वाले में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें दिया कोई एक बबल है, बॉटम पर जाता है एच डेप्थ है लेक की, तो एज द बबल कम्स टू द सी लेवल इस रेडियस इंक्रीज हो गई, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे, तो 3 टाइम्स हो गई है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपन को एल मीटर लेकर चलना है वाटर कॉलम की हाइट के, तो देन एच इज नॉट इक्वल टू, नॉट पर गौर करना, एच इज नॉट इक्वल टू। ठीक है ना, तो अपन इसमें बॉयल्स लॉ आराम से लगा सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या दिया है, जो है कोई एक ड्रॉप है, इसकी कुछ रेडियस होगी यहाँ पे स्मॉल आर। अब यहाँ पे वो हाई प्रेशर है, तो इसकी वजह से वो क्या होगा, पिसक जाएगा, उसकी रेडियस कम हो जाएगी। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उस पर प्रेशर कम होता जाएगा तो उसकी रेडियस जो है वो बढ़ जाएगी अगेन दोबारा से। तो अब वो सरफेस पर आ गया है, तो इसकी रेडियस इन्होंने बोला है वो 3 टाइम्स हो जाती है, मतलब 3R हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे, अब उन्होंने वो एक बात और कही है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एल मीटर ऑफ वाटर कॉलम के बराबर है, मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक पी नॉट की जो वैल्यू होगी, एल नॉट वाटर कॉलम का मतलब है वाटर की एल लेंथ आएगी, उसमें जो बॉटम पे जो प्रेशर आएगा एल लेंथ का, उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेरिक का आएगा सेम। मतलब कहने का ये है, ये कोई ये है, इसमें कंटेनर है, इसमें एल लेंथ में पानी भर दिया, तो इसकी वजह से इस पे जो बॉटम पे जो प्रेशर आएगा इस हाइट की वजह से वो क्या आएगा, रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एल, ये होगा। उतना ही सेम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें लेकर चलना है, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एल। ठीक है ना, अब ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एच हाइट नीचे जाना है, तो यहाँ पे प्रेशर ऐड हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच हाइट नीचे आ जाऊँ तो रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच, इतना प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा। और टेम्परेचर के बारे में इन्होंने कुछ कहा नहीं, तो अपन आइसोथर्मल कंडीशन ले लेते हैं, तो बॉयल्स लॉ लगा देते हैं इसमें। तो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, मतलब यहाँ से आ जाएगा अपना सिंपली P1 V1 बराबर P2 V2, दोनों पॉइंट पर लगा दो, एक बॉटम पे एक टॉप पे। तो लिख देते हैं बस, टॉप वाली सरफेस पर सबसे ऊपर सरफेस पर कितना प्रेशर है, रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एल, रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एल आया। वॉल्यूम कितना हो गया, रेडियस 3R हो गई है, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई इंटू 3R का क्यूब आ जाएगा। P2 लिखते हैं, P2 मतलब इस बॉटम सरफेस पर प्रेशर, तो ये आ जाएगा अपना एटमॉस्फेरिक प्लस रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच। तो आप जब P0 की वैल्यू लिखोगे ना यहाँ पे,
रो डब्ल्यू जी इंटू एल, तो रो डब्ल्यू इंटू जी तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अपना रो इंटू डब्ल्यू इंटू जी, ये हो जाएगा अपना एच प्लस एल, सिंपल है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर दो, यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे हैं अपन को, रो डब्ल्यू इंटू जी, रो डब्ल्यू इंटू जी कट गया, और साथ में यहाँ पे वॉल्यूम भी तो लिखेंगे ना इसका, तो वो आर रेडियस है तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, 3r का क्यूब है ना, 3 का 3 बार गुणा करेंगे 27 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना l रहेगा यहाँ पे, बाकी ये हो जाएगा 27 इंटू आर क्यूब। इधर से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा h प्लस एल इंटू आर का क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 27l इज इक्वल टू एच प्लस एल आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा अपना 27 इंटू एल इज इक्वल टू एच प्लस एल आया, तो यहाँ से अपन के पास जो वैल्यू आ रही है एच की वो आ रही है 26 इंटू एल। ठीक है ना, एच इज इक्वल टू 26l आ रहा है, तो उन्होंने क्या पूछा है, नॉट पूछा है ना। ठीक है, 26 वाला तो सही है, इसके अलावा सारे गलत हो जाएंगे, तो गलत ही हमें छांटना है, बी सी और डी। ठीक है ना, बी सी डी सही हो जाएंगे, इसमें आगे चलते हैं। ये इधर आ गया। ओके, इसमें दिया है क्वेश्चन में, अ वुडन ब्लॉक इज टेकन टू द बॉटम ऑफ द डीप काम लेक ऑफ वाटर एंड देन रिलीज, इट डज राइज नॉट डज राइज अप विथ ए, हाँ मतलब उसके साथ क्या नहीं हो रहा होगा, तो मतलब ये है कोई डीप लेक में इसको छोड़ दिया, अब वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो बताना है कि वो कैसे आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आएगा या कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे छोड़ेंगे, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम इसमें डूबा हुआ है, मतलब इस पर क्या एक बायंसी फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, एफ वी बायंसी, तो बायंसी फोर्स की वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, पूरा का पूरा ही डूबा हुआ है, इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी। अब देखो जब तक वो पानी के अंदर है तो वॉल्यूम उसका पानी के अंदर जो है वो तो फिक्स हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड फिक्स है, जी फिक्स है, मतलब जो बायंसी फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट हो गया एक, तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा mg। तो अब ऊपर की तरफ आ रहा है तो उस पर नेट फोर्स लग रहा है ना कुछ सभी आ रहा होगा, तो मतलब ये है उस पर जो नेट फोर्स आ रहा होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा होगा, उसको अपन क्या लिख सकते हैं सिंपली, बायंसी फोर्स माइनस इसका वेट, इतना नेट फोर्स लग रहा है, तो एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स की वजह से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, उसको अपन निकाल भी सकते हैं, एफ नेट डिवाइडेड बाय इसका मास से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना एफ बायंसी माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम, तो ये मास भी कांस्टेंट है, बायंसी फोर्स कांस्टेंट, डब्ल्यू सब कुछ कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, तो उन्होंने नॉट पूछा है ना, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा है पर हमें नॉट वाला आंसर बताना है इसमें ना, तो नॉट वाले में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया था वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द अर्थ सेंटर सच दैट आर इज लेस देन आर, मतलब जो डज नॉट डिपेंड ऑन द आर अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, मतलब कुल मिला के क्या पूछना चाह रहे हैं, ये अर्थ है, इसमें से मैं सेंटर से कोई एक आर डिस्टेंस पर आता हूँ, इसकी वैल्यू कैपिटल आर से कम है, कैपिटल आर मतलब इसकी रेडियस से कम, मतलब ये जो पॉइंट है वो इसके इनसाइड रहा होगा, तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आती है किसी एक आर डिस्टेंस में, उसकी जो वैल्यू होती है अपनी वो होती है जी एम अपॉन आर क्यू इंटू आर, जिस भी डिस्टेंस पर हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उन्होंने पूछा ये किसके प्रोपोर्शनल नहीं है, तो अभी ये देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रहेगा, मास भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो जी इज प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, पर उन्होंने नॉट प्रोपोर्शनल पूछा है ना। ठीक है, तो ये तो अपना सही है, मतलब होता है एक्चुअल में, पर क्या नहीं होता वो बताना है, तो ये नहीं होता, ये नहीं होता और ये नहीं होता। ठीक है ना, तो अपना यहाँ पे सेशन एंड करते हैं अपन इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।